Good afternoon, class. So in the previous class we have completed greatest integer function. Signum complete हो चुका है. Greatest integer function we have done. Modulus you already know. And the last piecewise defined function that we need to study is fractional part. तो पहले तो वो पढ़ेंगे. Fractional part function. इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इट इज गिवन बाय y इक्वल्स एफ एक्स इक्वल्स फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. सिंबल देख लो, जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए स्क्वायर बॉक्सेस यूज करते हैं यहाँ पर, ये फ्रैक्शनल पार्ट का साइन. ठीक है, इट इज गिवन बाय दिस. वेयर अब इसकी डिफाइनिंग जैसे उसमें डिफाइनिंग करते थे उस तरीके से होगा कि यहाँ पर बहुत सारी ब्रांचेस आएंगी, इसीलिए उसको पीस वाइज डिफाइंड कहते हैं. लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ थ्रू एग्जाम्पल के फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब क्या रहेगा. मैं इसके यहाँ पे आपको ना डोमेन और रेंज लिख के दे रहा हूँ. डोमेन तो होता है x बिलोंग्स टू r और रेंज y जो होती है दैट इज 0 क्लोज टू 1 ओपन. इतना रहता है बस, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट है. अब जैसे समझो इसको, फॉर एग्जांपल 5.2, तो 5.2 को हम लिख सकते हैं 5 प्लस 0.2. अब याद करो, अगर 5.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालोगे, 5.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 आएगा. So what is that remaining thing 0.2? That is the fractional part of this number. Okay, so listen carefully. Any number can be expressed as a sum of its integer part and fractional part. So 5.2 का 5 तो integer part है और 0.2 fractional part है. Let's say 6.9. So it is 6 plus 0.9. 6 integer part, वही greatest integer, 0.9 fractional part. मान लीजिए 4 लिखा हुआ है, तो 4 में तो फिर आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, क्योंकि 4 का इंटीजर पार्ट 4 ही होता है, तो वह फ्रैक्शनल पार्ट क्या है? 0. ओके, तो जब भी फ्रैक्शनल पार्ट को देख रहे हो, फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0 या उससे ज़्यादा आ रही है, 0 या उससे ज़्यादा आ रही है, लेकिन 1 से कम है, लेस देन 1. करेक्ट, क्योंकि आप रेंज देख लो, रेंज यही तो कहती है दैट द वैल्यू ऑफ दिस फ्रैक्शनल पार्ट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 1. अच्छा, मान लो नेगेटिव का एग्जांपल लेना है. सपोज लेट्स से -6.3. अब कोई मुझे बताएगा -6.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना? ग्रेटेस्ट इंटीजर -6.3 इज -7. So what you will add so that the final value is -6.3, that is 0.7. ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि कोई भी रियल नंबर होगा उसको हम उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं. सो दिस इज काइंड ऑफ अ फॉर्मूला और नोटेशन और रिजल्ट, कुछ भी कह लो. ये तो मैं अभी दोबारा लिख दूंगा यहाँ पर. ओके, सो रिमेंबर एनी रियल नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ इट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर एंड फ्रैक्शनल पार्ट. ग्रेटेस्ट इंटीजर सभी जानते हैं, और फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू पता चल गई कि हमेशा कहाँ से कहाँ तक आएगी? 0 क्लोज से 1 ओपन. 1 नहीं आ सकती कभी, इट कैन नॉट बी 1, बिकॉज अगर कोई ऐसे लिखता है, मान लो कोई ऐसे लिखता है, सपोज करो 5 को 4 प्लस 1 लिखता है, देन 1 इज नॉट द फ्रैक्शनल पार्ट. ओके, 1 इज इंटीजर ओनली. सो यू कैन नॉट राइट 5 एज 4 प्लस 1, यू विल राइट इट एज 5 प्लस 0.00. करेक्ट, तो ये होती है नोटेशन, और ये यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट का मतलब होता है. और ये जो रिजल्ट मैंने लिखवाया है, इसी से हम अभी डिफाइनिंग करना सीखेंगे यहाँ पर.
और आपको पता चलेगा इसका ग्राफ कैसा होता है। सो इसमें जो डिफाइनिंग होती है या ब्रांचेस होती हैं जिसकी वजह से पीस वाइज डिफाइंड कहा जाता है, ओके, ये सेम ही होती हैं जो इंटीजर वाले में थी, ऐसे 0 से 1, फिर नेक्स्ट ब्रांच 1 से 2, फिर 2 से 3, ऐसे करके वो इनफाइनाइटली चलता रहेगा। वो डिपेंड करता है आपको कितना बनाना है। आप इसको इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे, ठीक है, और ये इधर भी इंडेफिनेटली आप कितना भी बना सकते हैं। अब पॉइंट ये है कि इसकी वैल्यूज़ कैसे आएंगी, तो ध्यान से सुनिएगा। अभी मैं मिडिल मोस्ट ब्रांच से स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब वही 0 से 1 वाली ब्रांच से। अब सवाल ये है कि जब x 0 से 1 होगा तो फ्रैक्शनल पार्ट को मैं क्या लिख सकता हूँ। उसके लिए देखो मैं वापस से इस फॉर्मूले पे आऊँगा यहाँ पर, कि यहाँ से जो डिफाइन किया गया है उससे पता चलता है कि मैं फ्रैक्शनल पार्ट को x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर लिख सकता हूँ, ठीक है। समझना बात को, ये जो मैंने आपको रिजल्ट्स लिख के दिखाए थे उसके अकॉर्डिंग आप फ्रैक्शनल पार्ट को x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर लिख सकते हैं, और ग्रेटेस्ट इंटीजर आपने पिछली क्लास में पढ़ लिया। सो इफ x इज मूविंग फ्रॉम 0 to 1, राइट, यहाँ पर सोचना है इधर, इफ x इज वेरिंग फ्रॉम 0 to 1, ओके, इट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर विल बी 0। तो उस केस में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बचेगा। ये मैं कहाँ से लिख रहा हूँ, ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ से, जो ग्रीन से अंडरलाइन किया हुआ है। कोई भी x की वैल्यू 0 से 0.1 के बीच में जब होगी तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फिक्स एक 0 वैल्यू आएगी, वो पिछली क्लास में देख लिया था। इसीलिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू x आएगा। अच्छा, अब अगली ब्रांच व्हेन x इज फ्रॉम 1 to 2, फिर से इसी पे आ जाओ, ये ग्रीन वाला जो अंडरलाइन किया हुआ है। जब x 1 से 2 तक वेरी करेगा, चाहे वो 1.1 हो, 1.2 हो, कुछ भी हो, उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो 1 फिक्स वैल्यू आएगी 1। तो तब कोई बोले कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होगा, तो वो हो जाएगा x माइनस 1। अब कोई बोले कि 2 से 3 है, तो अब तो समझ जाओ इसी से निकालना है बार बार, और ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू रखती जानी है। तो जब 2 से 3x होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 होगा, तो इसकी वैल्यू x माइनस 2 होगी। अब मान लो ऊपर वाला है -1 से 0, जब ग्रेट x -1 से 0 होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 होगा। और ध्यान दीजिए, देखिए जब -1 होगी इसकी वैल्यू, ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू -1 होगी ना, -1 से 0 में जब x मूव करेगा तब फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x + 1 हो जाएगी, करेक्ट। अब तो आपको पैटर्न भी पता चल जाएगा और वैसे भी दिख रहा है कि क्या आने वाला है। सो लाइक दिस यू विल गेट these branches in the different intervals, ठीक है। 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3 में ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बन जाता है। तो आप देख सकते हैं कि आप सभी x इसमें रख सकते हैं, सभी x रख सकते हैं, तो डोमेन आएगा R। और रेंज तो मैंने आपको एग्जाम्पल से भी लिख के दिखाया, जो मैंने रेड से अंडरलाइन किए हुए हैं एग्जाम्पल में, कि जब भी फ्रैक्शनल पार्ट होता है किसी भी नंबर का तो वो 0 आ सकता है जैसे ये थर्ड वाला था, या 0 से बड़ा आ सकता है जैसे बाकी सारे हैं, और 1 तो कभी भी नहीं आएगा क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ समथिंग, ठीक है, ऐसा। तो डोमेन रेंज हो गया, डिफाइनिंग हो गई, और ये एग्जाम्पल हो गए। अब एक तो इसमें हम ग्राफ बनाएंगे और इसकी प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, ठीक है। तो पहले मैं आपको प्रॉपर्टीज़ बता देता हूँ और फिर यहाँ पे आपको ग्राफ बता दूंगा। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट, प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट। तो देखिए, ये जो फ्रैक्शनल पार्ट की प्रॉपर्टी है इसमें एक तो मैं सबसे पहले ये रिजल्ट लिखूंगा जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ बार बार, इफ़ x इज़ एनी रियल नंबर, इफ़ x इज़ एनी रियल नंबर, क्योंकि ये तो आपने नंबर रख रख के बात वेरीफाई कर ली कि रिजल्ट ट्रू है, देन x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है। एक तो आपने ये समझा। दूसरी बात जो रेंज वाली बात है उसको ध्यान रखना, क्योंकि ये रिजल्ट कई बार काम में आ जाता है, ये कि भाई जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है उसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। 0 हो सकती है पर 1 नहीं, इसीलिए 0 पे क्लोज है और 1 पे नहीं है। मतलब ये सेकंड रिजल्ट कहाँ से आ रहा है, ये रेंज ही लिखी हुई है एक तरह से कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 0 से 1 के बीच में रहता है। थर्ड, ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टी है जो उसमें भी देखी थी आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर, जिसमें ये इंटीजर बाहर आ जाता था, बट यहाँ पर नहीं, गायब हो जाता है। दैट मीन्स वेन एवर सम नंबर
is added or subtracted with integer, that integer is absorbed or it is removed when it is present in this fractional part of x. अब जैसे फॉर एग्जांपल कोई बोले कैसे, तो वही इसके लिए एग्जांपल देखो कि मान लो तुमसे कहा जाए कि 0.2 और 1 ऐसे ऐड किया हुआ है, इसका ना फ्रैक्शनल पार्ट निकालो। तो तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, एक तो सीधा सीधा कि तुम बोलोगे कि इसकी वैल्यू 1.2 है ना, और 1.2 वैसे तो बोलने में ही आ जाता है। अब ये क्वेश्चन, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ब्रेसेस बनाए हुए हैं, ब्रेसेस किसके लिए यूज़ होते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट के लिए, है ना, नोटेशन के लिए। तो 1.2 का ब्रेस मतलब फ्रैक्शनल पार्ट, तो खुद ही सोचो 1.2 का इंटीजर पार्ट 1 है, तो फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा, 0.2। दूसरा क्या कर सकते हो, दूसरा तुम प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो। प्रॉपर्टी से तुम सबसे पहले क्या करोगे, इसको तुम क्या लिख दोगे, इसको तुम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0.2 लिख दोगे। क्यों, क्योंकि 0.2 में जो जुड़ रहा है 1 वो एक इंटीजर है, और सेकंड थर्ड प्रॉपर्टी ये कहती है कि इंटीजर गायब हो जाएगा इसमें। अब कोई बोले कि 0.2 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या है, तो भाई 0.2 अपने आप में फ्रैक्शन ही तो है। 0.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0, उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, खुद 0.2 होगा। आई होप यू आर गेटिंग दिस। और लास्ट में good afternoon, sir. Sir, I just joined in my internet had some issues, so could you so I please cannot repeat no, properties of fraction? I So cannot only explain the this again. properties of fractional part. You won't be able to understand. Go through the recording. It's not possible. आप Okay, रिकॉर्डिंग sir. देखिएगा अभी क्लास के बाद, ठीक है, और यू ट्राई टू Yes, अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल्स। yes, sir. अभी तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, तो इसी प्रोसेस में हो सकता है समझ में आ जाए। पे अटेंशन फ्रॉम नाउ। नाउ फोर्थ वन इज फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एक्स। अब इसको देख लीजिए, जैसे मान लीजिए इस तरह का रिजल्ट ग्रेटेस्ट इंटीरियर में भी था, राइट, ग्रेटेस्ट इंटीरियर एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीरियर ऑफ माइनस एक्स, its value is 0 if x is integer and its value is -1 if x does not belongs to integer. I am talking about the previous article, right, there was a similar property. अब यहाँ पर फ्रैक्शनल है ग्रेटेस्ट इंटीजर की जगह, तो अगर मुझे इसका एग्जांपल लेना है, ठीक है, अगर मुझसे कोई बोलता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 5 और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -5, इसका आंसर 0 कैसे आया, क्योंकि फर्स्ट ब्रांच ये कहती है कि किसी भी नंबर और उसके नेगेटिव के फ्रैक्शनल पार्ट का सम, राइट, किसी नंबर और उसका नेगेटिव जैसे 5 और -5 दोनों का फ्रैक्शनल पार्ट का सम 0 आएगा, ऐसा प्रॉपर्टी कहती है फर्स्ट ब्रांच से। बट वाई इट इज़ हैपनिंग, यू कैन एक्सप्लेन दिस इजीली विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन। भाई 5 एक इंटीजर है, तो यहाँ पर इस ब्रेस का मतलब क्या होता है कि 5 का फ्रैक्शनल पार्ट लिखो, तो फ्रैक्शनल पार्ट तो 0 होगा। वाई, बिकॉज 5 कैन बी रिटन एज 5 प्लस 0.00, सो व्हाट इज द फ्रैक्शनल पार्ट, 0। अब कोई बोले कि -5 का फ्रैक्शनल पार्ट, तो -5 भी तो इंटीजर ही है, तो उसका भी फ्रैक्शनल पार्ट 0 होगा, दैट इज वाई द सम विल बी 0। नाउ द क्वेश्चन इज इफ इट इज नॉट एन इंटीजर, मान लो 6.9 है सपोज, तो दूसरा वाला -6.9, अब मान लो ये है, कोई बोलता है इनके फ्रैक्शनल पार्ट क्या होंगे, तो सुनना ध्यान से, 6.9 जो है, 6.9 को आप लिखोगे, कैसे लिखना होता है हमेशा नंबर को, उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर और इंटीजर पार्ट फ्रैक्शनल पार्ट के प्लस के फॉर्म में। तो बस तुम अगर 6.9 का इंटीजर जानते हो जो कि 6 होगा, राइट, ग्रेटेस्ट इंटीजर 6.9, तो तुम बहुत आराम से बता दोगे कि क्या ऐड करना चाहिए कि नंबर वही आ जाए, तो 0.9 ऐड करना पड़ेगा। तो 0.9 इसका क्या है, 0.9 इसका फ्रैक्शनल पार्ट है। अब कोई बोले कि -6.9 को कैसे लिखेंगे, तो मैंने अभी पूछा भी था कुछ देर पहले, तो -6.9 का अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर -6 बोलते हैं तो आपने कुछ पढ़ाई नहीं की है। -6.9 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -7 होगा, ना कि -6.9, करेक्ट। एंड इफ इट इज -7, so what should I add so that I get -6.9, that will be 0.1, ओके। तो इसका मतलब यहाँ पर 0.1 आएगा और इसीलिए टोटल वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट निकालना आना चाहिए। सो दैट इज वाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x इज 0 if x is integer, and if it is not integer then the sum is 1. सो दीज आर द प्रॉपर्टीज। फर्स्ट तो मैंने आपको जो प्रॉपर्टी बताई वो डेफिनेशन ही थी कि कोई भी नंबर को ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट के प्लस के फॉर्म में लिख सकते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी है कि फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहेगी, ये भी डेफिनेशन में ही आ गया था, रेंज में। थर्ड मैंने बताया कि थर्ड और फोर्थ ग्रेटेस्ट इंटीजर में भी थी ये प्रॉपर्टी, वहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर का साइन था, यहाँ फ्रैक्शनल पार्ट का है, और ऑब्वियसली आंसर्स में तो फ़र्क है ही। उसमें क्या होता था ग्रेटेस्ट इंटीजर में, थर्ड वाले में इंटीजर बाहर आ जाता था,
यहाँ पर इंटीजर कंज्यूम हो जाता है विद इन ब्रेसेस, यू कैन सिंपली रिमूव इट इफ इट इज प्रेजेंट इन प्लस और माइनस साइन। और फोर्थ प्रॉपर्टी को मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस, एक मैंने आपसे क्या बोला था कि आपको क्या पता होना चाहिए, हाउ वी रिप्रेजेंट इट, इसकी डिफाइनिंग, मतलब ये जो ब्रांचेस बनाई गई हैं कैसे आई। मैंने आपको एग्जांपल लेके बताया कि क्यों x को ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट लिख सकते हैं, डोमेन रेंज बताइए, प्रॉपर्टीज बताई। अब लास्ट में ये कि भाई इसका ग्राफ कैसे बनता है, तो जिसने भी स्ट्रेट लाइन पढ़ा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, वो बहुत आसानी से इसका ग्राफ बना लेगा। ये देखिए, ये यहाँ पे मैं प्लॉटिंग कर रहा हूँ कुछ नंबर 0 1 2 3 4 ऐसे करके, कुछ नंबर इधर भी, क्योंकि डोमेन तो आ रहा है लेकिन सारा तो नहीं बना सकते, ठीक है। अब कोई बोले कि ग्राफ कैसे बनाना है, तो देखिए भाई वापस आ जाइए डिफाइनिंग पर, इस वाली ब्रांच को देखिए, y इज इक्वल टू एक्स ग्राफ बनेगा 0 से 1 में। इसका मतलब क्या है कि y जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो एक्चुअल में उसको इक्वल टू x लिखा है व्हेन x इज फ्रॉम 0 to 1। Who will tell me what is the shape of the function y is equal to x? y equal to x का ग्राफ कैसा होता है? Yes, anyone of you? What is the answer? Graph of y is equal to x. The straight line. Yes, it will be straight line. ये देखो ऐसे बनेगी। अगर y is equal to x को वैसे बनाना चाहो ना तो एक्चुअल में ऐसे बनती है, लेकिन ये पूरी लाइन नहीं बनानी है। क्यों? क्योंकि इसको बनाना है सिर्फ जब x 0 से 1 तक जा रहा है। तो देखिए 0 पर, तो यहाँ पर जब x बराबर 0 है तो y 0 आएगा, लेकिन क्या मैं इस लाइन में x बराबर 1 रख सकता हूँ? नहीं। तो इसलिए यहाँ पर ये रिंग बनी हुई है। अच्छा, अगर कोई बोले कि ये किस हाइट पे रिंग बनी हुई है, किस हाइट के करस्पॉन्डिंग, तो आंसर इज 1। यानी ये जो तुम रिंग देख रहे हो मैंने बनाई हुई है ओपन रिंग, अगर मैं x बराबर 1 रखता तो y की वैल्यू 1 ही आती। वाई? बिकॉज y इज इक्वल टू x। अब क्योंकि मैं x बराबर 1 नहीं रख पा रहा, इसलिए y इज इक्वल टू 1 नहीं आएगा। करेक्ट? दिस इज यस। हाँ। एनीवन वांट्स टू आस्क एनीथिंग? Please mute yourself, do not unnecessarily unmute. Okay. Then next is when we have to draw the graph of y equals x minus 1. So again, see, all these lines are corresponding to y is equal to mx plus c. All the lines are corresponding to y is equal to mx plus c. Fine. So the next line will be something like this. देखो ऐसे बनेगी, this way it will pass through 1, 0. But the problem is that we have to draw this graph only when x varies from 1 to 2. Look at the branches. Okay. So the next line will be like this. Okay. This ring is corresponding to x equal to 2, क्योंकि देखो यहाँ पर देखो this branch at x equal to 2 there is no equal to, right? It is x less than 2. So this we have discussed. What is the meaning of closed? What is the meaning of open? Right? Now the question is, see here, this green box, this one, this y is equal to x minus 1. Suppose I want to put x equal to 2. If I want to put x equal to 2, what will be the value of y? It will be 1. इसका मतलब अगर y equals x minus 1 में x को 2 रखेंगे तो y 1 आएगा. But the problem is I cannot put 2 here. Correct? 2 is in the open interval. Because of that, the height of y, which is 1, will not be achieved. As a result, there is open ring on that point. अब कोई बोले थर्ड ब्रांच, सी दिस थर्ड वन, अगेन इट इज रिजेंबलिंग y इज इक्वल टू mx प्लस सी। उसको कंप्लीट नहीं बनाना है, उसको बस इतना बनाना है 2 से 3 के बीच में, एंड इट विल लुक समथिंग लाइक दिस। ये सो यू कैन सी दैट एक्चुअली दीज वर स्ट्रेट लाइन्स, बट बिकॉज ऑफ द लिमिटेशन ऑन x और द इंटरवल ऑफ x, we are not drawing them completely. In fact, we are drawing just a part of them, right? Who will tell me what kind of lines are these? What kind of lines are these? Anything special about these lines? Yeah?
यस दे आर पैरेलल लाइंस, करेक्ट। देखो पैरेलल क्यों है, ये जो ब्रांचेस हैं वहां से देख लो, हर एक में x का कोफिशिएंट 1 है, करेक्ट। in all these branches the coefficient of x is 1, and if you compare then all the branches are corresponding to y is equal to mx plus c. M stands for the slope. That means coefficient of x in these kind of equations represent the slope of the line, and as you can see by the defining, all the lines have same slopes. And if you know, if you remember, two lines are parallel if their slopes are equal. So you can see these tilted lines, right? Tilted in the manner that they are tilted at some angle to x axis. So this is freehand sketching, but basically they are straight lines, right? And they are parallel to each other, okay? And this ring, ये जो ring देख रहे हो सभी लाइन पे जो ऊपर की तरफ बन रही है, this is corresponding to height 1. तो देखो ये इस बात को वेरीफाई करता है ये ग्राफ कि जो रेंज होती है वो 0 से 1 होती है। कभी आपको अगर ग्राफ को पढ़ना है, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इफ यू हैव टू रीड द ग्राफ, मतलब किसी के लिए सिंपली कुछ लाइंस हो सकती हैं और हमारे लिए बहुत कुछ है। हमारे लिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ है जो हमने x इक्वल टू -3 से स्टार्ट करते हुए x इक्वल टू 4 तक बना रखा है। हमारे लिए जो ग्राफ है इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ पैरेलल लाइंस, राइट? एंड यू कैन सी दैट फॉर ऑल ऑफ दीज लाइंस द मिनिमम हाइट अचीव्ड बाई देम इज 0। देख रहे हो, कोई भी एक पर्टिकुलर लाइन ले लो, जो भी यहाँ पे दिख रही है 7 है अभी बनाई हुई, कोई भी एक लाइन देख लो, उस पर जो लोएस्ट पॉइंट है ना उसकी हाइट 0 है, और जो अपर मोस्ट पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट 1 हो सकता था, it would have been, but the point is since the upper x means I'm talking about the interval now in the branches, the upper x is in the open interval, that is why the value of y corresponding to that x is not achievable, and in all of these lines that height is 1. तो ये जो भी रिंग देख रहे हो ना, इन सब का अगर कोई पूछे कि हाइट क्या है तो मैंने 0 के बाद 1 मार्क किया हुआ, यू कैन सी ऑन दैट ऑन y एक्सिस, ओके। Now observing this pattern you can draw this graph endlessly. अभी 4 से 5 में बनाओगे ऐसी लाइन, फिर 5 से 6 में, फिर 7 से 8 में पैरेलल बनती जाएगी और यही हाइट और यही शेप उसका रिपीट होता जाएगा। So this is the complete information about fractional part function. इसमें कुछ पूछना है किसी को? Anything that you want to ask? बाकी तो अभी ये डेफिनेशन, अभी क्वेश्चंस करोगे तो these things will be used again. ओके तो फिर क्वेश्चन ही देख लेते हैं कुछ। So your screen is blacked out. Okay, so find this question. देखिए कितना लोग इसका आंसर देते हैं। यू कैन स्पीक अप एंड टेल मी योर आंसर। फर्स्ट पार्ट, ये जो अंदर वाला ब्रैकेट है वो फ्रैक्शनल पार्ट का, जो बाहर वाला है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर का है, एंड दे हैव नॉट गिवन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, दे आर सेइंग दैट एक्स कैन बी एनी रियल नंबर। योर आंसर इज 0। एक्सप्लेन योर आंसर। So the fractional part will be 0 point something less than 1. Yes, correct. Greater. Yes,
So you cannot say that it will be 0 point something, you don't know. You will say that, see, that for any x belongs to R, we have just studied that fractional part of x is 0 to 1. ठीक है, 1 पे ओपन रहेगा. It's like that. Okay. तो कोई भी x हो, whatever it is, it can be any smaller number, it can be any big number, huge number, but its fractional part will be starting from 0 and it will be less than 1. Okay. Now we have to take fractional part of such kind of number, so that value will be 0 only. कोई भी नंबर ले लो, ऐसा कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू ले लो जो 0 से 1 के बीच में आ रहा हो, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 0 ही होगा डेफिनेटली. पता ही है सभी. ओके, अगर मैं इस सिंबल को उल्टा कर दूं, लेट्स से मैं अगर ऐसा बनाना चाहूं तो क्या आंसर होगा? इसकी वैल्यू निकालनी है. Now what will be your answer? 0. Now what is the reason? Explain. Because the inside one function will be an integer. Yes, correct. बिल्कुल सही आंसर है. देखो, कोई भी रियल नंबर सोच लो, कोई भी रियल नंबर सोच लो, ये तो क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये तो इंटीजर ही होगा ना. और मैंने क्या सिखाया था कि उसका फ्रैक्शनल पार्ट इंटीजर का 0 ही आएगा हमेशा. कोई भी नंबर ले लो ना, x को मान लो 5.2 लिया, 5.2 का बॉक्स बनाओ. 5.2 का बॉक्स क्या हो गया? 5. ठीक है. अब ये 5 का क्या लेना चाहते हैं? फ्रैक्शनल पार्ट. तो 5 का फ्रैक्शनल पार्ट तो 0 ही आएगा ना, क्योंकि 5 को कैसे लिख सकते हो? 5 को तुम लिख सकते हो 5 प्लस 0.00. ठीक है. तो बस एक लाइन में याद रख सकते हो कि किसी भी इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है. ठीक है, इतना. अब थोड़ा एक लेवल ऊपर बढ़ाता हूँ, तो कितने लोग इसको कर पाएंगे? चलो यही बता दो, अभी से इतना लगाया हुआ है मैंने. इसका आंसर कौन देगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos square x is equal to what, where x is belonging to real number? So it can be 0 or 1. Yes, correct. इसके दो आंसर पॉसिबल हैं. इसके 2 आंसर्स पॉसिबल हैं. देखो, अगर x हो गया 2n पाई, कुछ याद करो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. 2n पाई मतलब जैसे x की वैल्यू 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, इस तरह की. तब भाई cos x की वैल्यू ना प्लस माइनस 1 आती, नहीं, cos की वैल्यू 1 आती है. बल्कि 2n पाई नहीं बोलना चाहिए, मुझे बोलना चाहिए n पाई, क्योंकि स्क्वायर है ना. फिर n पाई मतलब इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई. इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई मतलब जैसे 0 ले लो, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, कुछ भी ले लो. when you will take these kind of values of x, right, then at that time cos x can be 1 or minus 1, and because of that cos square x will be 1. that means it will be integer itself, तो फिर उसका greatest integer 1 ही आएगा. but if x is not equal to n पाई, मतलब अगर एंगल 0 पाई ये सब नहीं है, ठीक है, तो वैल्यू 1 और माइनस 1 नहीं आएगी. वैल्यू 1 और माइनस 1 नहीं आएगी तो क्या आएगी? फिर ये आएगी, देखो जो लिखा हुआ है. एंड बिकॉज ऑफ दैट इट्स स्क्वायर विल बी फ्रॉम 0 to 1. जो लोग सोच रहे हैं कि स्क्वायर 1 से 1 के बीच में आएगा, उनको याद होना चाहिए मैंने इनइक्वालिटी में क्या बताया था. इफ़ एनी वैल्यू इज वेरिंग बिटवीन -1 to 1, इसका मतलब उसकी वैल्यू 0 भी होगी कहीं ना कहीं. और स्क्वायर जो है नॉन नेगेटिव क्वांटिटीज़ होती हैं. ओके, सो ऐसा नहीं है कि स्क्वायर करने पर ऐसे बोलोगे. ओके, डजंट मेक एनी सेंस कि 1 से बड़ा है 1 से छोटा है, तो मतलब ही नहीं बना कुछ. दिस इज रॉन्ग. ऐसे लिखते हैं, राइट. तो फिर उस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा? तब फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आ जाएगा, क्योंकि कोई भी वैल्यू जो 0 से बड़ी है और 1 से छोटी है, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 ही होगा. कोई भी एग्जांपल रख के देख लो. सो फॉर थर्ड पार्ट वी हैव 2 आंसर्स, 1 और 0, डिपेंडिंग ऑन कि रियल नंबर में x इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई है या इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई नहीं है. ओके.
अच्छा, इक्वेशन है द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। देखिए कौन इसका सही आंसर देता है। द इक्वेशन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x इक्वल टू -1 r इक्वल टू कितने होंगे इसके इक्वेशन के सॉल्यूशन, ये बताना। अच्छा, मैं एक बात बता दूं, जैसे अभी आपने देखा 2x का फ्रैक्शनल पार्ट। अब जैसे मान लो आपने खुद अपनी प्रॉपर्टी बना ली कोई कि भाई 2 को बाहर निकाल सकते हैं। मैंने तो ऐसा कुछ पढ़ाया नहीं आपको, राइट? नाउ सपोज यू आर यूजिंग दिस काइंड ऑफ प्रॉपर्टी एंड यू आर गिविंग एब्सर्ड आंसर्स, सो डोंट डू दिस। There will be no solution. व्हाई? So because both of them will be positive, no? So it यस, can't result to a negative. बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल। नो सॉल्यूशन इज द आंसर। कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं, क्योंकि अगर LHS को देखोगे ना, LHS इज नॉन नेगेटिव। अब LHS नॉन नेगेटिव क्यों है? ये तो नहीं कह सकता कि पॉजिटिव है, लेकिन नॉन नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट की जो वैल्यू होती है ना, देखो एज इसका, ये किसी का भी फ्रैक्शनल पार्ट हो, अंदर कुछ भी लिख रहा है, क्वेश्चन मार्क मतलब अंदर कुछ भी लिख रहा है, ये वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में होगी। तो जब ये वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी तो 2x का फ्रैक्शनल पार्ट भी कुछ होगा 0 से 1 के बीच में। तो उनका जो प्लस है वो एक -1 वैल्यू से हो सकती है, राइट? ऐसे सोचना था, सॉल्व थोड़ी ना करना है अभी। सॉल्व करने वाले सवाल तो आएंगे, बट RHS इज -1, ठीक है? नॉट पॉसिबल, सो नो सॉल्यूशन। LHS इक्वल टू RHS इज नॉट पॉसिबल। समझ गए? ऐसे दिमाग लगाओ। अब इसमें करते हैं एक बढ़िया सवाल, जिसमें इस तरह से नहीं हो कि नो सॉल्यूशन ये और वो आपको सीखने भी हैं, क्योंकि जो अगली DPP आपको मिलेगी उसमें आपको ऐसे कुछ क्वेश्चन करने पड़ेंगे। सो अब आंसर आएंगे, मतलब अब ऐसा नो सॉल्यूशन वाला फंडा नहीं होगा। जैसे ये एक बार तो ज़रा ट्राई कर लो पहले। अब तुम्हें तो पता है कि इसमें हर ब्रैकेट का मीनिंग है। जैसे लेफ्ट साइड में जो x के बाहर है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ठीक है? जो राइट साइड में x के साथ है वो फ्रैक्शनल पार्ट है। और क्वेश्चन है सॉल्व फॉर x, मतलब x की वो वैल्यूज़ निकालो जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हैं। एक बार ट्राई करो, नहीं आएगा तो आई विल टेल यू। निकाल लेते हो तो आंसर बताओ। Zero. So the answer 0.
Yes, anyone? Zero. Zero is not the only solution. It is one of the solutions. Any other value? And if it is not hit and trial method, how to find it? अब देखो इधर क्या करना होता है, ध्यान से सुनो। ये जो इक्वेशन आप देख रहे हो means they will give you some equation, right? So this is given equation. और एक ऐसा रिजल्ट है जो आप जानते हो, अब आप यहाँ पे लिख लोगे इक्वेशन के फॉर्म में, वो प्रॉपर्टीज में से ये वाला, that any number x can be written as a sum of its integer and fractional part. ओके, ये हमेशा लिखना है आपको. So now that you have two equations in these three terms, three term मतलब एक x बोल रहा हूँ, एक greatest integer fractional part, ठीक है, दो इक्वेशन है तुम्हारे पास. What you have to do from these two equations, you have to form a third equation which contains greatest integer and fractional part. देखो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए ध्यान से समझना है. वो डीपीपी इसी पर बेस्ड होगी, इसी टाइप के क्वेश्चंस उसमें मिलेंगे आपको, इसके अलावा भी मिलेंगे बट इस टाइप के भी मिलेंगे. So what I am saying that from the given equation and from the result that you already know, you form a third equation which do not contain x, which contain only greatest integer and fractional part. तो उसके लिए कुछ मत करो, क्या करना है मतलब ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो. फ्रॉम वन इक्वेशन यू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इनटू अनदर इक्वेशन, राइट? तो क्या मिल जाएगा फिर यहाँ से, 2 box x, दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, और एक फ्रैक्शनल पार्ट तो पहले से ही सवाल में था, ठीक है. नाउ दिस इज सिंपल अलजेब्रा दैट लेफ्ट साइड में 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर है और राइट साइड में, यस व्हाट हैपेंड? How did you get the second equation? You have not attended the complete class, right? Yes, sir. तो प्रॉपर्टीज में से ना, तो ये सेकंड इक्वेशन दैट इज फ्रॉम प्रॉपर्टीज. ओके, now you substitute the value of x from this property based result in the first equation. अब इसके बाद क्या होगा, now you treat it like simple algebraic terms, मतलब लेफ्ट साइड में 2 बॉक्स है, राइट साइड में उसी वैल्यू का बॉक्स, बॉक्स मतलब मैं स्क्वायर वाले टर्म को बोल रहा हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले को. सो यू ब्रिंग्स सेम काइंड ऑफ टर्म्स ऑन वन साइड, इसको इधर ले आओ, ट्रांसपोज कर लो, और ये अब ये तो सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन जैसे होता है वैसे ही होगा. सो लेफ्ट साइड इट विल बी बॉक्स ओनली, एक बार बचेगा 2 times minus 1 time, and right side it is this. So I was talking about this equation, ठीक है, कि गिवन इक्वेशन से और रिजल्ट वाली इक्वेशन से एक थर्ड इक्वेशन बनानी है जिसमें बॉक्स होगा और फ्रैक्शनल पार्ट होगा, करेक्ट. अब क्या होगा इसके आगे, these steps are almost fixed, like that you have to proceed. Okay, so now what, now another property that we are going to use is, now we know that fractional part of x is from 0 to 1. Okay, whatever be the value of x, its fractional part will be between 0 close to 1 open. Okay, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब इनइक्वालिटी को हम किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज होता नहीं है. एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू यूज द रिजल्ट फ्रॉम थर्ड इक्वेशन इन दिस इनइक्वालिटी, ठीक है. तो यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर लिख देंगे ऐसे. हाउ कम, बिकॉज ट्वाइस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, एंड दैट इज फ्रॉम द रिजल्ट थर्ड और इक्वेशन नंबर थर्ड. Now after we have come to this step, the question is almost done. कौन बताएगा मुझे यहाँ से ग्रेटेस्ट इंटीजर x के बारे में? आफ्टर ऑब्टेनिंग दिस इक्वेशन, ये जो आई है लास्ट में, who can tell me about the value of greatest integer from here? 0 or 1. Absolutely correct. That value will be 0 or 1. क्यों? क्योंकि देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब ही होता है इंटीजर. अब ये जो हमने पूरी इक्वेशन सॉल्व करी इतनी देर में, उससे हमें ये पता चल रहा है कि जो भी वो नंबर x है
उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए और 2 से लेस होना चाहिए। तो ऐसे कितने इंटीजर हैं जो 0 या 0 से ग्रेटर हैं बट लेस देन 2? ओनली 2 इंटीजर्स, वन इज 0 itself, अदर वन इज 1। अब कोई ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1.5, 1.7 ये सब थोड़ी ना हो जाएगी। तो यही वो डिसाइडिंग स्टेप है जहाँ से आपको आंसर मिलेगा। अब आपको यहाँ पे लास्ट में क्या करना है, यहाँ पे आपको बताना है कि केस 1, अब केसेस बनाने पड़ेंगे कि जब ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 है। तो जब ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 है, सुनिएगा ध्यान से, तो इसी थर्ड इक्वेशन से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x निकाल लेंगे और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x भी तुम्हारा 0 हो जाएगा। अब इन दोनों का क्या यूज़ करेंगे, इन दोनों से x आ जाएगा। क्यों? नाउ सिंस x इज ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, देखो वही 2-3 रिजल्ट तो यूज़ हो रहे हैं बार बार, इसीलिए x की वैल्यू इस वाले केस में 0 हो गई। तो किसी ने आंसर दिया था x इज इक्वल टू 0, मे भी हो सकता है हिट एंड ट्रायल से निकाल लिया हो, वो ऐसे आएगा। लेकिन जो दूसरा रिजल्ट नहीं निकला हिट एंड ट्रायल से, वो था केस 2। अब केस 2 क्या है, जब ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1, क्योंकि ये कह रहे हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है। फिर से इसी वाली इक्वेशन से, क्योंकि यहाँ इसमें क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि ये आपको एक रिलेशन दे रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर और फ्रैक्शनल पार्ट में। तो क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर पता है तो फ्रैक्शनल पार्ट निकाल लोगे, राइट। तो यहाँ से जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो 1/2 या 0.5 कुछ भी कह लो, वो आ गया। तो फिर x भी आ जाएगा यहाँ से, देयरफॉर x इन दोनों का सम होता है डेफिनेशन से, तो 1.5। सो फाइनली देयर आर 2 वैल्यूज ऑफ x, 0 एंड 1.5 विच सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन। और आप रख के भी देख सकते हो इन दोनों को। दिस यू कैन पुट हियर इन दिस इक्वेशन, जो सबसे ऊपर दे रखी थी, जो कि क्वेश्चन है यहाँ पर, ये क्वेश्चन था आपको। आप इसमें x बराबर 0 रख के देख लो, LHS इज इक्वल टू RHS आएगा। आप इसमें x को 1.5 भी रख के देख लो, उससे भी LHS इज इक्वल टू RHS आएगा। एंड दीज आर द 2 सॉल्यूशंस। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट। तो ये पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन खत्म हो जाता है। पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन में सिग्नम, ग्रेटेस्ट इंटीजर और मॉडुलस, सॉरी ये फ्रैक्शनल पार्ट, ये तीनों मैंने आपको एक्सप्लेन किए, ठीक है। मॉडुलस मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया बिकॉज आई हैव ऑलरेडी टॉट यू इन डिटेल। आई एम रिपीटिंग अगेन, गो थ्रू द प्रीवियस ईयर नोट्स, उसको पढ़ लो, रिवाइज कर लो। क्वेश्चंस मिलेंगे आपको कमिंग DPPs में, टेस्ट में भी आ सकते हैं आगे आगे। दिस वीक टेस्ट गॉट पोस्टपोन्ड, सो नेक्स्ट टाइम इट वोंट बी द सेम सिलेबस, सिलेबस विल बी मोर। अब जो पढ़ लेंगे वो भी आएगा, फिर ऐसा नहीं होगा कि वही सिलेबस आएगा जो 1 हफ्ते पहले आना था, 2 हफ्ते पहले। नो, सिलेबस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है। सो पीस वाइज डिफाइंड फंक्शंस इज ओवर। अब हम बात करते हैं, इसमें एक वो पॉलिनोमियल वाला पार्ट बचता है, वो तो बहुत सिंपल सा है, एवरीबडी विल अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली। देन आई कम टू दिस नॉन अलजेब्रिक और ट्रांसीडेंटल फंक्शंस। देखिए ट्रांसीडेंटल फंक्शन में आप याद करिए, एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था जिसको तो हमने काफ़ी डिटेल में 11th में पढ़ा है। आई विल रिपीट अगेन, गो थ्रू द ग्राफ्स, डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और वो जो फॉर्मूले हैं साइन A + B, साइन C + sin D, ऑल यू हैव टू लर्न। उनको कर लो, अभी टाइम है तो अभी कर सकते हो, फिर बाद में लास्ट टाइम में फिर याद करने पड़ते हैं, क्या मतलब है। देन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो हमें पढ़ना है ट्रांसीडेंटल में, दैट इज द होल चैप्टर विच विल बी फॉलोड आफ्टर दिस, ओके। उसके बाद इसमें 2 फंक्शन और आते हैं इसमें ट्रांसीडेंटल में, दे आर एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। तो लॉगरिथमिक फंक्शन में मैं आपको कोई प्रॉपर्टीज़ वगैरह तो ऐसा बताऊंगा नहीं, दैट वी हैव स्टडीड इन डिटेल। इसमें जो अभी काम के लिए रिवाइज करना है, हालांकि क्वेश्चन आएंगे लॉगरिथम के, मिलेंगे सवाल, वही प्रॉपर्टी बेस्ड log m + log n log mn होता है, और वो सब्ट्रैक्शन वाली और वो सारा। इसमें
जो मुझे आपको बताना है वो ये है कि इसको लॉगरिथमिक फंक्शन कहते हैं, यानी एनी नंबर ऑफ द फॉर्म y इज इक्वल टू log x टू द बेस a। ठीक है, y इज इक्वल टू log x टू द बेस a, जहाँ पर जो बेस होता है, इसको पढ़ते क्या है, वैसे मैं ये सब बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, इज रेड एज log x टू द बेस a। तो इसमें जो बेस होता है वो पॉजिटिव होना चाहिए और 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें जो डोमेन होता है, डोमेन, अब डोमेन किसकी वैल्यूज़ होती हैं, x की। डोमेन तो होता है r, सॉरी डोमेन मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूँ 11th में। डोमेन होता है इसका r प्लस। मैंने आपको एक बात बताई थी कि हम कभी भी नेगेटिव नंबर का लॉग नहीं ले सकते। सो लॉगरिथम हमेशा पॉजिटिव नंबर का लिया जाता है, मतलब x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। सो डोमेन इज r प्लस और 0 टू इन्फिनिटी, और इसकी रेंज r होती है, रेंज r होती है। अब इसमें जो मुझे अभी आपको यहाँ पे बताना पड़ा, दैट इज़ मेनली बिकॉज ऑफ ग्राफ। इसमें क्या होता है, दो बातें होती हैं। हमने बोला कि a पॉजिटिव होता है और 1 नहीं होना चाहिए, ये हमने बोला। तो यहाँ पर क्या है ना, इसी वजह से दो केसेस बन जाते हैं। एक केस तो होता है when a is from 0 to 1, क्योंकि देखो अगर पॉजिटिव नंबर हैं तो 0 से इन्फिनिटी तक जाएंगे, पर बीच में 1 पे ब्रेक आ रहा है। सो बिकॉज ऑफ दैट, आप जानते हैं लॉग का बेस 1 नहीं हो सकता। बिकॉज ऑफ दैट देर आर टू केसेस क्या डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं, टू डिफरेंस, जो दो केसेस हैं वो डिफरेंस क्रिएट करते हैं लॉग के ग्राफ में दिखने में। किस तरह से, ये देखो, अब ये सब बहुत काम की बात है। एक तो ये ग्राफ होता है, और अगर हम a ग्रेटर देन 1 का ग्राफ बनाएंगे तो ये वाला ग्राफ होगा ऐसे। तो दोनों ग्राफ को देख के देखो, शेप तो वैसा ही है देखने में, है ना, लेकिन दोनों ग्राफ को जो आप जब देखोगे तो आगे आप पढ़ोगे, एक और चैप्टर आएगा, आप उसमें आप देखोगे कि जो पहला वाला केस है ना, उसमें तो ग्राफ होता है डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग का मतलब क्या हुआ, कि डिक्रीजिंग का मतलब ये हुआ कि तुम ये अज्यूम करो कि तुम एक्स एक्सिस पे चल रहे हो और तुम इस रेड ग्राफ को देख रहे हो, तो एक्स एक्सिस पे तुम्हें चलना कैसे, लेफ्ट टू राइट चलना है। देखो सी, दिस इज योर डायरेक्शन जो मैंने एरो से बनाया है। सो व्हेन यू आर मूविंग ऑन एक्स एक्सिस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यू ऑब्जर्व दैट दिस ग्राफ कॉन्स्टेंटली डिक्रीजेज इन हाइट। अगर तुम देखोगे तो जीरो के प्लस जब हम एक्स इक्वल टू 0 के पास थे तो ग्राफ की हाइट इनफाइनाइट की तरफ से आ रही है। जैसे जैसे आप एक्स एक्सिस में राइट की तरफ मूव करते हो, द हाइट इज कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग, कम होती जा रही है। पहले इन्फिनिटी थी, फिर कुछ कम पॉजिटिव हो गई, फिर एक टाइम पे 0 भी हो गई, फिर नेगेटिव हो गई। अच्छा, कोई बोले ये पॉइंट क्या है, तो जिसको लॉग आता है वो तो बता सकता है कि पॉइंट 1,0 है, क्योंकि अगर x को 1 रखोगे तो log 1 की वैल्यू 0 होती है। यहाँ भी ये 1,0 है। ये ग्राफ कौन सा है, ये ग्राफ है इंक्रीजिंग, इसमें हाइट बढ़ रही है। तो बेस के हिसाब से याद रखना, अगर बेस 1 से बड़ा है, दैट बेस a, if it is greater than 1 it will be increasing graph. If base a is positive but less than 1, then it is decreasing graph. So for example, अगर मैं आपसे बोलूं कि log x बेस 1/3, ये ग्राफ कैसा बनेगा, सो योर आंसर विल बी दिस केस 1, क्योंकि 1/3 बेस जो है वो 0 से 1 के बीच में। बट अगर मैं आपसे कहता हूँ कि log x बेस 2 का ग्राफ बना दीजिए, देन यू विल ड्रॉ दिस केस 2 ग्राफ, क्योंकि अब जो बेस है वो 1 से बड़ा है। ठीक है, तो ग्राफ की ज़रूरत तो पड़ती ही है। अच्छा, ग्राफ को देखकर हम डोमेन बता सकते हैं, चाहे केस 1 का ग्राफ हो या केस 2 का ग्राफ, दोनों के लिए डोमेन और रेंज सेम है। देखो, मैंने डोमेन और रेंज में कुछ नहीं बोला, मैंने ये नहीं बोला कि जब बेस 1 से बड़ा है तो डोमेन ये होगा, बेस 1 से छोटा है तो डोमेन, नो, डोमेन एंड रेंज आर सेम फॉर बोथ। देख लो, रेंज हम देखते हैं हाइट से, रेंज हम देखते हैं हाइट से, तो चाहे केस 1 लो या केस 2, दोनों में जो हाइट्स है ना, वो मैक्सिमम हाइट तो इनफाइनाइट की तरफ जा रही है, क्योंकि ग्राफ कोई रुक थोड़ी ना गया, ये तो ग्राफ बढ़ता रहेगा, दोनों तरफ कहीं भी बढ़ा लो। और लोएस्ट जो हाइट है वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ से आती हुई लगती है, या माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाती हुई लगती है, कुछ भी बोल सकते हो। तो रेंज को ना वर्टिकली सोचा करो, जब भी रेंज के बारे में सोच रहे हो
तो ऐसे विजुअलाइज करो कि हम नेगेटिव वाई एक्सिस के बिल्कुल नीचे से पॉजिटिव वाई एक्सिस पे चल रहे हैं। उस बीच में जो ग्राफ है उसकी हाइट्स कैसी कैसी है, हाइट मतलब वाई की वैल्यू या वाई कोऑर्डिनेट, तो वहाँ देख के तुम्हें समझ में आ जाएगा। और अगर कभी तुम्हें डोमेन देखना है तो डोमेन के लिए तुम लेफ्ट टू राइट चलो। अब जब तुम जैसे केस 1 लोगे या केस 2, दोनों में ही तुम वाई एक्सिस के लेफ्ट में देखोगे तो ग्राफ ही नहीं है, तो तुम्हारा उस तरफ चलने का मतलब क्या है? लाइक समवन सेज सर आई एम स्टैंडिंग हियर, सी आई एम रिप्रेजेंटिंग दिस बाय दिस ग्रीन डॉट, सो व्हाट इज द लॉजिक? देयर इज नो ग्राफ। डोमेन का मतलब क्या है? डोमेन होता अगर x की वैल्यू होती तो ग्राफ भी तो होता वहाँ पे, तो देयर इज नो ग्राफ, राइट। तो x या y पे चलने का मतलब ये है कि x पे चलने का मतलब ये है कि तुम ये देखो कि ग्राफ किस तरफ है। तो चाहे केस 1 हो या केस 2, ग्राफ जो है वाई एक्सिस के राइट की तरफ से ही शुरू होता है, ठीक है। और ये जो भी रेड कर्व दिख रहे हैं ये सब होते क्या है? देखो, कोई बोले ये कर्व क्या है, जैसे ये है, ये मैं ये डॉट्स बना रहा हूँ, ठीक है। ऐसे बहुत सारे डॉट्स मतलब क्या? पॉइंट्स, समझ रहे हो? डॉट्स क्या मतलब? पॉइंट्स। इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो ग्राफ मिलता है। तो ये जो पॉइंट्स होते हैं इनके कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखते हो? x, y। x क्या है? डोमेन। y क्या है? रेंज। समझे? तो दोनों में ही केस 1 केस 2 में तुम देख सकते हो कि x तो पॉजिटिव ही है, चाहे केस 1 का ग्राफ हो या केस 2 का, लेकिन जो y है वो दोनों में -∞ से इन्फिनिटी है, ये मतलब होता है इसका। ओके, सो दिस इज अबाउट डोमेन, रेंज एंड ग्राफ्स। अब इसमें जो मैंने आपको नहीं बताया, दैट आर द प्रॉपर्टीज विच वी हैव स्टडीड इन डिटेल इन 11th, रिवाइज फ्रॉम देयर। वो तो सारे के सारे चैप्टर हैं, नॉट पॉसिबल। स्टिल इफ एनीवन हैविंग डाउट कैन नॉट सेपरेटली, लेकिन पहले पढ़ लो, ये नहीं है कि बस बोला डाउट तो वहाँ से डाउट आ गया। देन एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या होता है? y इक्वल्स ए टू द पावर x, इस फॉर्म का होता है। अभी लॉग पढ़ लिया तो इसमें में आ जाएगा। a पॉजिटिव a नॉट इक्वल टू 1, इसी तरह के होता है इसमें। इसका जो डोमेन है वो r होता है, इसमें उल्टा हो जाता है, डोमेन इज r और रेंज जो है वो होती है 0 टू इन्फिनिटी। अब बात आएगी ग्राफ्स की, तो ग्राफ के लिए फिर से इसमें जो कंडीशन है ना उसको 1 पे तोड़ेंगे तो दो ग्राफ बनेंगे, केस 1 वही इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगा जब 0 से 1 है। 0 से 1 है तो ग्राफ इस तरह का बनता है भाई, देखिए ग्राफ बनेगा इस तरह का, ये ग्राफ देखिए, ठीक है। तो ये डिक्रीजिंग ग्राफ है। अच्छा, ऐसा लगेगा एक्स एक्सिस को कट कर देगा, कट नहीं करता, पैरेलल हो जाता है ये। कोई बोले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, तो 0 1 है, एक्स को 0 रखोगे y 1 आएगा, कैसे? a की पावर 0 1 होता है, ठीक है। कोई बोलेगा कि भाई इसका एग्जाम्पल किस तरह का ग्राफ आ सकता है मुझे ऐसा बनाने के लिए, सो दे कैन आस्क यू दिस, ओके, ऐसा। अच्छा, कई बार वो लोग ऐसे भी पूछ लेते हैं, हम यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये दोनों एक ही तो बातें हैं। इतना एक्सपोनेंट तो 7th 8th में पढ़ लेते हैं लोग कि हाफ को मैं 2 की पावर -1 लिख सकता हूँ, तो हाफ की पावर x लिखूँ या 2 की पावर -x, इट इज़ वन एंड द सेम थिंग, करेक्ट। और फिर केस 2 में क्या होगा? केस 2 में a 1 से बड़ा होता है, a 1 से बड़ा, तो उसके लिए जो ग्राफ है ये, ठीक है। तो ये पॉइंट तो वही होगा 1 0 ही होगा, 1 0। इसके लिए एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हैं, y बराबर 2 की पावर x ले लो, 3 की पावर x ले लो, कोई सा भी ले लो, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप पहले ग्राफ को बोलेंगे तो ये किस तरह का ग्राफ है? दिस इज डिक्रीजिंग, ठीक है, ये डिक्रीजिंग ग्राफ है। और अगर कोई इस वाले ग्राफ को बोलेगा तो वो इंक्रीजिंग ग्राफ है, ठीक है। हाइट से देखा करो। अब दोनों ही ग्राफ को देख लो, दोनों ही ग्राफ को देख लो, जब तुम x एक्सिस पे चलोगे ना तो हर x के लिए तुम्हें कोई ना कोई y मिलेगा। हर x के लिए y कैसे देखते हैं? x कोऑर्डिनेट रखोगे तो y कोऑर्डिनेट आ रहा होगा, मतलब ग्राफ आ रहा होगा हर x के लिए। तो चाहे लेफ्ट वाला ग्राफ हो या राइट वाला ग्राफ, x बिलोंग्स टू r। लेकिन अगर हाइट की बात करोगे, जिसको हम रेंज बोलते हैं, तो दोनों में से कोई सा भी ग्राफ देख लो, ग्राफ कभी ना तो x एक्सिस को कट कर रहा है ना उसके नीचे आ रहा है। अगर ग्राफ x एक्सिस के नीचे आता है तो y नेगेटिव होते हैं, अगर ग्राफ x एक्सिस पर होता है तो उसका y 0 हो जाता है। ये तो सभी पढ़ चुके हैं, लेकिन दोनों में से कोई सा भी ग्राफ y x एक्सिस तक को कट नहीं कर रहा।
इसका मतलब ये है कि y जो है 0 से बड़ा है, तभी तो रेंज को क्या लिख रहे हैं, 0 ओपन टू इन्फिनिटी ओपन, यही तो y बनता है, इसी को हम रेंज कहते हैं। करेक्ट, दिस इज योर। अब इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, वो जो आप पढ़ते आ रहे हो कौन सी क्लास से, 7th 8th से, क्या a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n m प्लस n, अब ये सब थोड़ा लिखवाऊंगा यहाँ पर, देन दिस प्रॉपर्टी, राइट, जबकि लिखवा भी दिया था अभी कुछ दिन पहले, a टू द पावर 0 इज 1 if a नॉट इक्वल टू 0, ऑल दीज प्रॉपर्टीज, सो दे कैन बी यूज्ड एनीवेयर, a टू द पावर माइनस n इज 1 अपॉन a टू द पावर n एंड सो ऑन। फाइन, ये सब जो है पता होना चाहिए ऐसे लॉग में। तो दिस इज अबाउट योर ट्रांसीडेंटल फंक्शंस, ये सारा ट्रांसीडेंटल है। अब इसमें हमारा अलजेब्रिक बचता है, वो जो पॉलिनोमियल मोनोमियल है, दैट आई विल एक्सप्लेन, बट बिफोर दैट लेट अस डिस्कस द डीपीपी। डीपीपी नंबर 4 और 5th वाली आज मिल जाएगी, उसमें आपको फ्रैक्शनल पार्ट के सवाल मिलेंगे और ग्रेटेस्ट इंटीजर फ्रैक्शनल पार्ट के कॉम्बिनेशन पे भी हो सकते हैं, दैट विल बी डिस्कस्ड ऑन नेक्स्ट दैट इज मंडे। ओके, सो डीपीपी 4 में फर्स्ट का आंसर कौन बताएगा? डीपीपी 4 क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द आंसर? डीपीपी 4 यस, व्हाट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1? So 58. 58. Anyone else with any other answer? 50, not 58. Okay, 50. 50. 50 करेक्ट होगा, और ये कंपैरेटिवली आसान एग्जाम्पल है क्योंकि हाफ प्लस 50/100 से 1 बनने लग जाएगा इसमें। करेक्ट, देखो ये क्वेश्चन था हाफ प्लस 1/100, हाफ प्लस 2/100, तो मैं इसको जो स्प्लिट करूंगा ना, मैं इसको स्प्लिट करूंगा हाफ प्लस 50/100 पर, ठीक है, 50/100 पर, और फिर हाफ प्लस 51/100, और ऐसे लेकर लास्ट तक। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया, हाफ प्लस 99/100। इसमें 50/100 से पहले तक के जितने भी टर्म्स हैं उन सबकी वैल्यू 0 होगी। करेक्ट, बिकॉज ये जो नंबर है ना, ये क्या है, ये 0.5 प्लस 0.5 या हाफ प्लस हाफ, ये 1 बनाएगा, यानी हाफ प्लस 50/100 से 1 बनना शुरू होगा। करेक्ट, और फिर वो जो 1 है वो लास्ट तक 1 ही बना रहेगा। वाई? बिकॉज सी दिस लास्ट नंबर नो 99/100 प्लस हाफ, देखो 99/100 का मतलब हो गया 0.99 एंड 1/2 मीन्स 0.5, तो 0.99 में 0.5 जोड़ोगे तो इट विल बी 1.49, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर भी 1 ही आएगा। ठीक है, अब इसमें पिछली क्लास से अगर आपने एग्जाम्पल से कुछ सीखा है तो आपको पता चला होगा कि 50 से लेकर 99 तक 49 नहीं 50 टर्म्स होंगे, क्योंकि 50 और 99 भी इंक्लूड हो रहे हैं। करेक्ट, अगर 51 से 99 होता तो 49 आता, लेकिन 50 से 99 आ रहा है, सो दैट मीन्स 1 विल बी एडेड टू इटसेल्फ 50 टाइम्स एंड देयरफॉर द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन विल बी 50। ठीक है, ओके, 6th का आंसर कौन देगा? 6th का आंसर विद रीजन।
Sixth, 8 of greatest integer of x cube plus 4 times greatest integer of x square plus 13 plus 2 times of greatest integer of cos x. इसका आंसर क्या है? Any one of you? Davis, have you done this question? Anyone else? Disha, Shreya? Sir, I had a doubt in this question. What? Sir, I had a doubt in this question. That is fine, but have you given any thought process you have with respect to this question? So no Sir, I solution. have tried. बहुत आसान सवाल है. Because I give only those questions which are based on examples, not random questions. एक दो सवाल जरूर अच्छे मिलेंगे इसमें, थोड़े टफ लग सकते हैं, बाकी तो आसान है. Anyone else? So no solution. What is the reason? So LHS will always be even while RHS will be odd. Why RHS will always be odd? What is the reason? LHS even है, समझ में आता है, RHS odd क्यों है? कौन बताएगा इसका आंसर? So RHS will be odd because when cos x will be -1, suppose it will be the greatest integer will be -2, so 13 minus 4 will be 9, and then when it's 0, 13 minus 4, how come it is possible? When it will be -4? So no, I'm saying Your approach is correct, but your values are wrong. so sorry, cos x will be -1, right? So the greatest integer will be -1, so that will be -2. 13 minus 2 will be 11. Then Yeah. it will be 0, 13. Then it will be 1, so it will be 15. Yeah. Correct answer. Now, so cumulatively you have done it, you have solved it, so that is absolutely correct answer. LHS is even. अरे कराया नहीं था ये सवाल, क्योंकि इसका क्या मतलब हुआ? एज 8 इंटू इसके अंदर क्या है, हमें क्या मतलब, इंटीजर है. 4 इंटू क्या है होगा कुछ, पर आंसर क्या आएगा? इंटीजर. 8 इंटू इंटीजर 1 प्लस 4 इंटू इंटीजर 2 विल बी even. ओके, एज इट इज ये. अब RHS की बात कर लेते हैं. देखो RHS की ना वैल्यूज होंगी 11, 13 और 15. क्यों? ट्रिग्नोमेट्री आती है. कॉस कहाँ से कहाँ तक होता है ये हम जानते हैं कि कॉस -1 से 1 होता है. तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या क्या हो सकता है, खुद ही सोचो ना. ग्रेटेस्ट इंटीजर पढ़ा दिया, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 हो सकता है, या 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है. अब ये वैल्यूज़ तुम यहाँ पे रख के देख लो. इधर ये वैल्यूज़ तुम यहाँ पर रख के देखोगे जो मैंने एरो से शो किया. तो जब cos x की ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू -1 होगी तो 11 आएगा, जब उसकी वैल्यू 0 होगी तो 13 आएगा, और 1 होगी तो 15 आएगा. ठीक है, तो फिर RHS तो ऑड हो जाएगा. फिर क्या ये कभी दोनों इक्वल हो सकते हैं? नहीं हो सकते इक्वल. RHS इज ऑड. फाइन. सो नो सॉल्यूशन. पर ऐसा मत सोचना कि हमेशा आंसर नो सॉल्यूशन ही होगा, तो कुछ क्वेश्चंस ट्रिकी होते हैं. तो इस तरह से
9th वाला क्वेश्चन किया था किसी ने? 9th वाला ही बहुत ईजी है। इसने रेंज बोल दिया है। रेंज मतलब ये y की वैल्यू, मतलब ये जो कुछ भी लिख रहा है उसकी वैल्यू। अब कोई बोलेगा रेंज सिखाई नहीं है, मैं कह रहा हूँ ज़रूरत ही नहीं है कुछ रेंज वगैरह की, बड़ा आसान सा सवाल है। इसका रेंज पूछ रहे हैं। जिसको थोड़ा बहुत भी ट्रिग्नोमेट्री आती है और ग्रेटेस्ट इंटीरियर का कॉन्सेप्ट पता है वो इसका आंसर बता देगा। Sir, 0. एब्सोल्युटली करेक्ट। व्हाट इज द रीजन? Sir, the value of greatest integer function will always be an integer. Pi into integer is sine of pi into integer is 0. बहुत बढ़िया, वेरी गुड, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, दैट इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। देखो यहाँ पर अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या हो सकता है, ऐसे मतलब नहीं है। मैंने क्या बोला, ये क्या है, इंटीजर, ठीक है। ये बॉक्स क्या है, इंटीजर, तो फिर पाई से मल्टीप्लाई करूँगा, पाई इंटू इंटीजर। जरा पाई इंटू इंटीजर पढ़ने का मतलब होता है कि पाई की टेबल पढ़ो, ठीक है। मैंने पिछली क्लासों में तुम्हें अलग अलग तरह की टेबल सिखाई है कि नहीं, हाफ की टेबल, 1/3 की टेबल। आज मैं बोल रहा हूँ पाई की टेबल। पाई 1 जा पाई, पाई 2 जा 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। अच्छा ये तो हमारी टेबल बड़ी अलग तरह की है, इसमें तो नेगेटिव भी आ जाते हैं। पाई इंटू -1 माइनस पाई माइनस 2 पाई। कहना क्या चाहते हैं, कहना ये चाहते हैं कि वैल्यू ज़ीरो होगी। वाई, ये तो ज़ीरो को अलग तरह से लिख दिया है, लेकिन मैथमेटिशियन को तो पता है ना कि ये ज़ीरो है, बिकॉज साइन एन पाई इज ज़ीरो। ग्राफ याद आ रहा है? अब लगेगा कि वो सब क्यों पढ़ा था पिछले साल, ताकि यूज़ हो इस साल, इसीलिए। ये देखो 0 पाई 2 पाई 3 पाई, देख रहे हैं आप? ये जितने भी एंगल्स में मार्क कर रहा हूँ, तो मैंने पहले ही बहुत बार मार्क किए होंगे। इन सब पे साइन की वैल्यू क्या होती है, 0। सो साइन एन पाई 0, टेन एन पाई 0, ये सब आपको पता होना चाहिए। सो द आंसर इज 0। मतलब अगर कोई बोले रेंज को कैसे रिप्रेजेंट करना है सेट में, सो रेंज वाई बिलोंग्स टू सिंगलटन सेट। सिंगलटन जानते हो, ऐसा सेट जिसके अंदर एक ही एलिमेंट हो, एंड दैट इज 0। दिस इज योर आंसर। इसमें कमाल के 2 सवाल तो बस 5th और 10th ही हैं, थोड़े लेवल ऊपर हल्के से सोचने के हिसाब से, बाकी तो किए जा सकते हैं, मतलब थोड़ी मेहनत करो। ओके देन, व्हाट अबाउट सेकंड क्वेश्चन? किया है किसी ने सेकंड क्वेश्चन? किसी ने भी निकाला हो अगर सेकंड क्वेश्चन? So is it 30? 1 3 So no, 30. 3 0 30। ओके, हम चेक करके देखते हैं एक बार तुम्हारा आंसर। तो 2 इक्वेशन है हमारे पास, y इक्वल्स 2x प्लस 3, मतलब 2x नहीं है, 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 3, और दूसरा इक्वेशन है y इक्वल्स 3 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर। Shehan, you got 27? Okay, let us check. देखिए भाई, पहले ना सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपने प्रॉपर्टी सही यूज़ की है कि नहीं, या फिर आपने कुछ ऐसा कर दिया है जो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। लेट अस सी। आप खुद देखोगे सॉल्यूशन के बाद कि व्हाट यू हैव डन, आई एम नॉट गोइंग टू आस्क यू। ओके, तो मैं तो सबसे पहले सेकंड इक्वेशन में जो चेंज करूँगा वो ये होगा, बहुत ही ध्यान से देखना। ये मैंने क्या किया है, ये ग्रेटेस्ट इंटीरियर से पहले बाहर एक ना सिंपल ब्रैकेट जो हम मैथ्स में यूज़ करते हैं वो लगाए हैं, और ग्रेटेस्ट इंटीजर में से 2 बाहर निकाला है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी होती है कि x प्लस माइनस इंटीजर उसका बॉक्स बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस माइनस इंटीजर, ये प्रॉपर्टी होती है, करेक्ट। तो ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, फाइन। अब y इज इक्वल टू 3 बॉक्स x माइनस 6, ये हो गया, फाइन। और अब तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों से y को इक्वेट कर सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से y को इक्वेट कर लेते हैं, तो 2 बॉक्स x प्लस 3 इक्वल्स 3 बॉक्स x माइनस 6, ठीक है। ये आ गया। फिर इधर उधर चेंज करेंगे तो जैसा सिंपल मैथ्स होता है कि 3 + 6 9, और 3 बॉक्स में से 2 बॉक्स गए तो बॉक्स x की वैल्यू 9 आ गई, ठीक है। बॉक्स x की वैल्यू 9 आ गई, इसको उठा के आप किसी भी एक इक्वेशन में, जैसे मैं फर्स्ट वाले में रख रहा हूँ, यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल पाएंगे, बॉक्स की जगह 9 रख के
18 प्लस 3 इज 21। ठीक है, अब आपका सवाल क्या था? सवाल था कि बॉक्स ऑफ x प्लस वाई की वैल्यू निकालो। यहाँ कोई भी सिंपल ब्रैकेट नहीं है, समझ रहे हो ना? पूरी एक्सरसाइज ग्रेटेस्ट इंटीजर पे थी, अगली वाली फ्रैक्शनल पार्ट पे मिलेगी और मिक्स पे भी हो सकती है। तो भाई यहाँ से आंसर 30 आएगा, क्योंकि आप क्या करें, सबसे पहले y की तो फिक्स वैल्यू आई है ना 21, y की जो फिक्स वैल्यू 21 आई है वो यहाँ पे रख दीजिए। एक बार फिर से प्रॉपर्टी का यूज़ हो जाएगा कि 21 बाहर आ जाएगा। देख रहे हो, प्रॉपर्टी बार बार बोल रहा हूँ मैं, उस पर ध्यान दो ये। और अब क्या करोगे, अब तो आंसर ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो 9 है आप पुट कर देंगे एंड दैट्स हाउ यू गेट 30 एज द फाइनल आंसर। आया समझ में? अगर कोई लोग प्रॉपर्टी नहीं पढ़ रहे हैं, वो सब नहीं कर रहे हैं, इट इज़ टाइम दैट यू स्टार्ट स्टडिंग। ओके, आपको लग रहा है तो सिंपल मैथ्स है, y बराबर 2x, मैं आपको लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व करने को तो दूंगा नहीं, राइट? तब तो आप भी समझ रहे होगे। सो रिवाइज द थियोरी। फर्स्ट कर लिया, सेकंड कर लिया, ओके, देन सिक्स्थ वी हैव डन, नाइन्थ वी हैव डन, ओके। एट्थ क्वेश्चन किया है किसी ने? एंड कैन यू टेल मी विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस आर करेक्ट? ए बी सी डी, एक ही आंसर करेक्ट होगा एज आई थिंक। क्वेश्चन नंबर 8। या अगर एक से ज़्यादा भी सही आ रहे हैं किसी के तो बताओ। इसमें आपको कुछ नहीं करना था, एक तो ये पाई स्क्वायर और ये जो है इसकी ग्रेटेस्ट इंटीरियर की वैल्यू रखनी थी, और फिर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है ये तो मैंने क्लास में भी दिया था। बताओ पाई स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीरियर कितना, उसको लिखना है पहले आपको। व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीरियर ऑफ पाई स्क्वायर? 9। और उसका कितना होगा दूसरे वाले का, माइनस पाई स्क्वायर का? दूसरे का भी सेम होगा, So 10 minus 10 sorry. -10 होगा भाई। नेगेटिव में ग्रेटेस्ट इंटीरियर कर रहे हो गड़बड़। पाई स्क्वायर की वैल्यू 9.61 होती है आसपास, क्योंकि पाई 3.14, तो 3.1 लोगे इसका स्क्वायर करोगे तो 9.61 आएगा। अब 9.61 का ग्रेटेस्ट इंटीरियर तो 9 हो जाएगा, लेकिन जब -9.61 लोगे, -9.61, तब ग्रेटेस्ट इंटीरियर 9 कैसे हो जाएगा? -10 होगा, करेक्ट। पहले तो आपको fx को बदलना था, अब उसके बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री भी आती है कि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। दिस इज व्हाट यू विल गेट फाइनली, साइन 9x माइनस साइन 10x। अब क्या है, अब तो ये 11th क्लास का सवाल हो गया, आपको ट्रिग्नोमेट्री से पता करना है कि कौन सा आंसर करेक्ट है। तो ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप π/2 रखोगे यहाँ पर तो ये बनेगा साइन 9π/2 माइनस साइन 5π, क्योंकि π/2 इंटू 10, और अभी अभी हमने डिस्कस किया था साइन nπ 0 होता है। और ये तो सब रिडक्शन फार्मूला वगैरह है, वो तो मैं नहीं सिखाने वाला हूँ। ये साइन 450 डिग्री इसकी वैल्यू बनाएगी और साइन 40 की वैल्यू 0, ऐसा। तो ए ऑप्शन हो गया। बी सी निकाल के देखोगे वो वैल्यूज 2 और 1 नहीं आएंगी, वो कुछ और आएंगी, बट आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट, डू योरसेल्फ। ट्रिग्नोमेट्री नहीं सिखाने वाला। दिस इज क्वेश्चन नंबर 8। हाँ भाई 8th, ये 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट तो कोई भी बता सकता है अब, क्योंकि अभी एक एग्जांपल में भी डिस्कस करा दिया मैंने। 7th के फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा? ग्रेटेस्ट इंटीरियर ऑफ साइन स्क्वायर एक्स विल बी हाउ मच? So 0 1. दो आंसर होंगे, अभी मैंने एग्जांपल में ही ले लिया उस क्वेश्चन को। मैंने ग्रेटेस्ट इंटीरियर ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स लिया था, ये साइन स्क्वायर एक्स है, सो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन हाउ, ठीक है? क्योंकि जब साइन एक्स की वैल्यू 1 होगी तब उसका स्क्वायर भी 1 होगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीरियर 1 होगा। और जब साइन एक्स 1 नहीं होता है तो वो -1 से 1 के बीच में होता है, और उसका स्क्वायर 0 से 1 के बीच में, तो ग्रेटेस्ट इंटीरियर 0, करेक्ट। तो दिस यू कैन डू। सेकंड पार्ट का आंसर कौन दे सकता है मुझे? सेकंड पार्ट का आंसर, ये थोड़ा अच्छा सवाल है। मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछ रहा है, इसका आंसर क्या होगा?
यस एनीवन, इसका कौन बता सकते हैं? 1 कैसे? व्हाट इज योर लॉजिक बिहाइंड इट? हाउ यू कम टू नो दैट its value will be 1? यस एनीवन ऑफ यू? देखिए भाई, मॉड है, बड़ा अच्छा सवाल है ये। मैं आपको इसका तरीका बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए बोर्ड की तरफ। y इक्वल्स मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कोस एक्स, ये है, ठीक है। पहली बात तो ये देख लो कि क्लियरली इट इज़ नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव तो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि दो मॉड का प्लस है तो नॉन नेगेटिव होगी y की वैल्यू। लेकिन अब जो मैं जैसे निकालने जा रहा हूँ ना, उसको समझ लो पहले। अब मैं यहाँ पे ना स्क्वायरिंग कर रहा हूँ, इसकी स्क्वायरिंग, तो वाई स्क्वायर, अब यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओगे तो वो होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो भाई पहले दो से ना 1 आ जाएगा, क्योंकि मॉड का स्क्वायर तो सिंपली स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और जो नेक्स्ट वाला है ना वो साइन 2x का मॉड बन जाएगा, ठीक है। साइन 2 है, 2 साइन है कॉस है, बढ़िया सवाल है। अब देखना है यहाँ से कि कैसे आंसर आने वाला है। देखिए वाई स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू होगी 1। अब तुम कहोगे वाई स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 1 कब होगी? जब साइन 2x का मॉड 0 होगा। देखो मॉड है ना, मॉड कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकता। तो मॉड के बारे में अगर जानते हो, सीखा है, तो मॉड की सबसे कम वैल्यू 0 हो सकती है। तो क्या वो यहाँ पर 0 हो सकती है? हो सकती है। वाई? क्योंकि मॉड के अंदर साइन 2x है और साइन की वैल्यू 0 हो ही सकती है। अभी मैं इसमें एंगल रख के दिखाऊँ, 90 डिग्री रख दो, साइन 180 बन जाएगा 0, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ 0 डिग्री डाल दो, साइन 0 0। तो मतलब वाई स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 1 आएगी जब मॉड साइन 2x 0 होगा। अब मुझे कौन बताएगा वाई स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? वाई स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू ऑब्वियसली इट विल बी 2। क्यों? क्योंकि साइन 2x का मॉड 1 हो सकता है, बल्कि साइन की हाईएस्ट वैल्यू होती 1 है। अब मेरी बात ध्यान से समझना, कैसे हम पहुंचेंगे फाइनल क्वेश्चन तक। इसका मतलब वाई स्क्वायर की जो रेंज है वो 1 से 2 है। वाई स्क्वायर की जो रेंज है वो 1 से 2 है। ये वाई स्क्वायर की बात हो रही है, लेकिन मुझे जो निकालना है, जो मैंने लेट किया है, ठीक है, वो y है। तो मैं बोलूँगा कि y की वैल्यू 1 से √2 होगी। ऐसा इसीलिए क्योंकि देखिए इसके सामने रीज़न लिख रहा है यहाँ पर, ये जो मैंने एरो बनाया कि क्लियरली इट मतलब कौन? y इज़ नॉन नेगेटिव। तो अगर भाई वाई स्क्वायर 1 से 2 है तो y की वैल्यू 1 से √2 ही होगी, एज y इज़ नॉन नेगेटिव। और अगर ये होगा तो हमारा सवाल ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने जिसको y लेट किया है ना, वो मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स है, और उसी के ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू पूछी जा रही है। तो इसका मतलब व्हाट विल बी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y? इट विल बी 1, क्योंकि 1 से लेकर √2 तक, यानी 1 से लेकर 1.414 तक कोई भी नंबर होगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा। ओके, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 होगा। Anyone having any doubt in this explanation? पूछ सकते हैं। ओके देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं पहले आपको करवाऊंगा 4th। देखिए मैं कोई भी क्वेश्चन आपको या कोई भी चीज़ जल्दबाजी में नहीं कराऊंगा। अगर कोई बच जाता है तो ऑब्वियसली नेक्स्ट क्लास पर डिस्कस होगा, लेकिन इससे मतलब ये नहीं है, आपको काम करना है। सो टुडे आई विल बी शेयरिंग द DPP, यू हैव टू कंप्लीट इट बिफोर मंडेज क्लास, ठीक है। उनको करो सीरियसली, मैं इतना कम क्वेश्चन दे रहा हूँ, अगर ये भी नहीं कर रहे हो तो गॉड ओनली नोज व्हाट यू डूइंग, फिर वही सिचुएशन हो जाएगी बाद में। क्वेश्चन नंबर 4 ये किया है किसी ने? इसका मतलब समझ में आया था किसी को? ये इक्वेशन दी है, पूछना क्या चाह रहा है?
देखो नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन का मतलब क्या है, ये सॉल्यूशन किसे बोल रहा है, एक x का और एक y का जो पेयर बनेगा ना, x और y का जो एक पेयर बनेगा, ठीक है, उसको ये सॉल्यूशन कहता है। और इंटीग्रल सॉल्यूशन का मतलब कि x और y दोनों इंटीजर हों, यानी सवाल ये है व्हाट इज द आंसर, two solutions. व्हाट आर दोज टू सॉल्यूशंस, So 0 0 and 2 2. 0 0 एंड 2 2, 2 2 तो कहाँ सेटिस्फाई कर रहा है, 2 2 रख के देख लो वापस, 2 2 रखोगे तो LHS में तो 4 आएगा और इधर तो 8 हो जाएगा ना, Yes, sir. तो Sir, क्या I एक ही think सॉल्यूशन, तो चलो देख लेते हैं। 0 0 तो करेक्ट है, क्योंकि देखो x 0 y 0 रखोगे तो LHS में भी 0 और RHS में भी 0 ही आएगा। बट क्या इसके अलावा और भी कोई सॉल्यूशन है, और इंटीजर सॉल्यूशन तो आप समझ गए। अब इस इक्वेशन को बढ़ाना कैसे आगे, तो मैं इसको लिख रहा हूँ ऐसे, ठीक है। फिर थोड़ा सा इसमें ना आपको मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए ध्यान से सुनिए जो मैं स्टेप्स कर रहा हूँ। ये एक्चुअल में फंक्शन या ग्रेटेस्ट इंटीजर का सवाल नहीं है फंक्शन का, ये तो एक जनरल क्वेश्चन है, कोई भी मैथ्स का स्टूडेंट कर सकता है, ये कोई छोटी क्लास का स्टूडेंट भी कर सकता है, क्योंकि बस उसको ये बता दिया गया है कि x और y इंटीजर हैं, तो कौन कौन से इंटीजर होंगे जो सेटिस्फाई करेंगे, दैट ऑल्सो विदाउट हिट एंड ट्रायल। स्टेप्स देखो, 2x + 2y, फिर 2x को इधर ले आए, फिर इसमें से x कॉमन ले लिया तो y - 2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर ये 2y लिखा हुआ है, मैं जो स्टेप्स लिख रहा हूँ उनको ध्यान से देखते रहो। x × y - 2, यहाँ पर 2 के बाद जो मैं लिख रहा हूँ उसको देखो, y के साथ 2 सब्ट्रैक्ट 2 ऐड, ऐसा y में 2 घटाया 2 ऐड किया, उसका रीज़न अभी समझ में आएगा थोड़ी देर में। इसको मैं लिखूंगा 2 × y - 2 और 2 2 = 4, ठीक है। आफ्टर दैट आई विल टेक दिस 2 × y - 2 ऑन द LHS। ये थोड़ा प्रैक्टिस से आएगा, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आपको तुरंत ही आ जाएगी ये चीज़। बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लेफ्ट साइड में एक फैक्टर फॉर्म क्रिएट कर रहा हूँ ऐसे, और राइट साइड में एक इंटीजर 4, क्योंकि अब मेरे लिए इस स्टेप को करने के बाद मेरे लिए सोचना बहुत आसान हो जाएगा। कैसे, देखो भाई उन्होंने बोला है कि x और y क्या हैं, इंटीजर हैं, क्योंकि इंटीजर सॉल्यूशन निकालना है मुझे। अगर x और y इंटीजर हैं तो भाई x - 2 और y - 2 भी इंटीजर होंगे, क्योंकि अगर मैं इंटीजर में से 2 घटा देता हूँ, वो कोई भी इंटीजर हो उसकी वैल्यू तो इंटीजर ही रहेगी। तो इस सवाल का मतलब क्या निकलता है कि वो कौन से 2 इंटीजर हैं, मतलब x - 2 और y - 2 जिनका प्रोडक्ट 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर बनेंगे केसेस, देखो दोनों इंटीजर 2 हो सकते हैं, क्योंकि 2 2 = 4 होता है। अब कोई बोलेगा सर 8 × हाफ भी तो 4 होता है, पर हाफ इंटीजर थोड़ी ना, x - 2 और y - 2 इंटीजर हैं, 2 इंटीजर का प्रोडक्ट 4, तो बोथ ऑफ देम कैन बी 2। यहाँ से आपका वो आंसर आएगा कि x4 y4, और तुम देखना वो सेटिस्फाई करेगा। 4 4 रख के देख लो सबसे ऊपर वाली इक्वेशन में, देखो इस जगह पे, यहाँ पे LHS में 4 4 = 16, और राइट साइड में रखोगे तो 2 × 4 + 4, 2 × 8 16 आया सॉल्यूशन। तो हमने क्या बोला कि 2 2 = 4 आएगा भाई। और ऐसा भी तो हो सकता है एक वैल्यू 1 हो जाए और दूसरी वैल्यू 4 हो जाए, ऐसे। ये लो भाई दूसरा सॉल्यूशन आ गया, x 3 y 6, रख के देख लेना, 3 × 6 18, और राइट साइड में रखोगे तो 3 + 6 9, 9 × 2 18, ठीक है। लेकिन उल्टा भी तो हो सकता है, अभी मैंने ये थोड़ा कह दिया खत्म हो गया सवाल। ऐसा भी हो सकता है कि x - 2 4 हो जाए और y - 2 1 हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है, 4 1 = 4, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, बेसिकली दोनों वैल्यूज इंटरचेंज हो जाएंगी, x 6 y 3, ये भी आंसर आ जाएगा। अब जो मैंने आपको बात समझाई है उसको देखते हुए बताओ कितने सॉल्यूशन आ गए, व्हाट इज द फाइनल आंसर। यस, एनी वन ऑफ यू, व्हाट इज द फाइनल आंसर। खत्म हो गया सवाल, जस्ट अ मिनट। यस, और कुछ बताना चाहोगे कि हो गया आंसर खत्म, 3 सॉल्यूशन आ गए, लेकिन वो सॉल्यूशन तो आए नहीं जो हमने ओरली निकाला था, 0 0, वो कहाँ आया, बिकॉज आपने क्या बोला 2 × 2 4 है, सही है, 1 × 4 4 सही है, 4 × 1 सही है, पर ख़त्म थोड़ी ना हो गया, उसने इंटीजर बोला है, ये थोड़ी ना बोला है कि पॉजिटिव इंटीजर या नेगेटिव इंटीजर। तो फिर अब क्या बनेगा, अब बनेगा
कि x -2 हो जाए और y -2 हो जाए। ये लो, ये आ गया आपका चौथा सॉल्यूशन, x0 y0। यहाँ से x0 y0 आ जाएगा। स्टिल इट इज नॉट ओवर। अब कौन से वाले बचे? जब पहला वाला -1 और दूसरा वाला -4 होगा, और फिर जब पहला -4 और दूसरा -1 होगा। इस तरह से 6 सॉल्यूशंस आएंगे इसके। ये देखिए, x -2 इज -1 and y -2 is -4. So x is how much? X is 1 and y is -2. ये सारे सॉल्यूशन इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं यहाँ पर, एक्स वाई बराबर 2x + y बराबर 1 को। एंड सिमिलरली लास्ट वाला कौन सा बचेगा जब उल्टा कर दोगे? x -2 को -4 और y -2 को -1। यहाँ पर थोड़ा इंक लाइट हो रही है, बट आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। वैसे भी लास्ट क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहा हूँ, इट्स नॉट पॉसिबल टू सॉल्व आफ्टर दिस। x -2 y 1। तो मैंने सारे सॉल्यूशन सर्कल कर दिए हैं। Total 6 solutions are there which are corresponding to this equation x y is equal to 2 into x plus y. मैं आपको जो इस सवाल के थ्रू समझाना चाहता हूँ वो ये है, देखिए एक बात सोचिए, आपको दो वेरिएबल दिए थे, राइट, x एंड y, एंड यू वर गिवन ओनली वन इक्वेशन। तो कभी भी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि दो वेरिएबल हों और एक इक्वेशन को सॉल्व कर लिया हो, बट अभी भी ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि उन्होंने दो वेरिएबल तो दिए थे, बट उन्होंने एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे दी अपार्ट फ्रॉम वन इक्वेशन, और वो ये दी कि बोथ आर इंटीजर्स। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दैट इज गिवन। तो कभी भी ऐसा सवाल आ जाए, व्हाट यू हैव टू डू, जो मैंने किया है और व्हाट आई हैव डन, दिस इक्वेशन, आपको ऐसा करना है कि लेफ्ट साइड में ना आपको फैक्टर फॉर्म में दो इंटीजर बनाने हैं, जैसे मैंने x -2 और y -2 बनाए। राइट साइड में ऑटोमेटिकली इस प्रोसेस में एक नंबर आ जाएगा, जैसे यहाँ पे 4 आया। एंड आफ्टर दैट आपको क्या सोचना है कि वो कौन से दो इंटीजर हैं जिनका प्रोडक्ट वो नंबर आएगा। जैसे 4 आ रहा है तो 2 × 2, 1 × 4, 4 × 1, -2 × -2 एंड सो ऑन। अभी 6 आता, अब सुनो केसेस कैसे बढ़ जाएंगे अगर नंबर बढ़ जाए। मान लो 4 की जगह 6 है, तो 1 × 6, 6 × 1, 2 × 3, 3 × 2, और फिर उनके नेगेटिव वाले, तो 8 आंसर आते। 6 की जगह 8 हो जाते सॉल्यूशन। लाइक दैट यू हैव टू थिंक, ठीक है। तो इस सवाल को यहाँ पे लेने का पर्पस था कि इंटीजर वर्ड आ रहा था, इसीलिए यहाँ पे डाला गया। सवाल वैसे भी अच्छा है। तो अब इसमें 3 क्वेश्चन बचते हैं, दैट वी विल इंक्लूड विद द नेक्स्ट डीपीपी, एंड वो इंपॉर्टेंट हैं और अच्छे भी हैं, तो आई एम नॉट डिस्कसिंग देम राइट नाउ। ओके, सो दिस इज फॉर टुडे। कीप ऑन रिवाइजिंग योर नोट्स फ्रॉम डे 1। बीच में इट्स अ बिग चैप्टर, कुछ भी भूलोगे, मिस करोगे ना, फिर दिक्कत होगी, ठीक है। सो कीप ऑन रिवाइजिंग दिस चैप्टर। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू। Thank you, sir.